हाय दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं बिग टीवी। आज 17 अप्रैल सुबह तक की सबसे बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए जानते हैं आज का कोरोना अपडेट। दुनिया भर में कोरोना का संकट रोकने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक दुनिया भर में 20,90,000 से ऊपर संक्रमण के मामले फैल गए हैं। वहीं दुनिया भर में 13,09,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अब जानते हैं दुनिया भर में कोरोना संकट के और हालात। यूरोप में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या अब तक 90,000 से अधिक हो गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हुई मौतों में से 65% से अधिक मौतें सिर्फ यूरोपीय देशों में हुई हैं। इस तरह से यूरोप कोरोना वायरस से सबसे गंभीर खतरे से निपट रहा है। आइए अब जानते हैं भारत के बारे में। भारत में अब तक कुल 12,759 मामले कोरोना के आए हैं, जबकि 420 लोगों की जानें गई हैं। वहीं 1,515 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। गुजरात में 105 संक्रमण के नए मामले आने के साथ राज्य में कुल 19 मरीजों की संख्या 871 हो गई है, जिसमें 36 की मौत हो चुकी है। अहमदाबाद गुजरात में भारत के 105 नए कोरोना वायरस के 105 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बृहस्पतिवार तक 871 हो गई। कोरोना का हॉट स्पॉट बन चुके महाराष्ट्र में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस से कम 165 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 3,081 हो गई। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि कोरोना के मामलों में 107 मामले अकेले मुंबई में हैं, जबकि 19 पुणे में। और अधिकारियों ने बताया कि इसके अलावा 11 नए मामले नागपुर में, 13 मामले ठाणे में और शेष अलग राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से हैं। उधर कोरोना के संकट को देखते हुए मणिपुर में एहतियात का कदम उठाते हुए भारत बर्मा बॉर्डर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तारबंदी शुरू कर दी गई है। तेंगनोपाल जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कृष्णा तोम्बी ने बताया कि इससे भारत म्यांमार सीमा पर कोविड-19 के प्रसार पर नज़र रखने में मदद मिलेगी। मणिपुर में अब तक कोरोना के 2 मामले आए थे, जिसमें से एक मरीज ठीक हो चुका है। अब आइए देखते हैं बड़ी खबर। स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से बताया गया है कि भारत में कुल 170 जिलों में कोविड-19 के हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। वहीं 207 जिलों में गंभीर रूप से खतरनाक हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। केजरीवाल सरकार ने बताया है कि 15 लाख लोगों ने राशन कार्ड के लिए अब तक आवेदन किया है और दिल्ली सरकार प्रतिदिन लगभग 10 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध करा रही है। बता दें कि सबसे बड़ा संकट कोरोना की इस महामारी में डेली मजदूरों की है, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। वो अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं और उन्हें खाने की सबसे बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। और यही कारण है कि बांद्रा में, कभी सूरत में, कभी दिल्ली में अलग अलग बड़े भयानक नज़ारे सामने आ रहे हैं। दिल्ली में भी यमुना नदी के किनारे ओवरब्रिज के नीचे पनाह लिए हजारों मजदूर दिखे, जिनको बाद में दिल्ली सरकार ने अलग अलग अस्थायी कैंपों में भेजा और उनके खाने रहने की व्यवस्था की है। एक और बड़ी खबर आ रही है। बिहार के नालंदा जिले में बुधवार को 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बताया जा रहा है कि उनमें से एक कोरोना वायरस का मरीज 22 मार्च को फ्लाइट के जरिए दिल्ली से पटना आया था। जिस फ्लाइट से उसने पटना की यात्रा की थी, उसी फ्लाइट में बिहार के ही 19 जिलों के 69 लोग सफ़र कर रहे थे। उस व्यक्ति के साथ फ्लाइट में दिल्ली से पटना आए सभी 69 लोगों की पहचान कर ली गई है और उन सभी 69 यात्रियों को तत्काल स्क्रीनिंग करने और क्वारंटाइन में रखने के लिए संबंधित जिलों के डीएम को पत्र लिख दिया गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में एक पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और पिछले कुछ दिनों में इस पिज्ज़ा बॉय ने लगभग 72 परिवारों में पिज्ज़ा डिलीवर किया था, जिसके कारण सभी परिवारों में कोरोना फैलने की आशंका है। इन सभी परिवारों की पहचान कर उन्हें होम क्वारंटाइन की सलाह दी गई है। साथ ही इसके साथ काम करने वाले 17 दूसरे डिलीवरी बॉयज़ को भी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए क्वारंटाइन में रखा गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है। लॉकडाउन के सकारात्मक परिणाम देश में देखने शुरू हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 325 जिले में अब तक पूरी तरह से संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर किए जा रहे कड़े उपायों के अब सार्थक परिणाम सामने दिखने लगे हैं। इसी का नतीजा है कि देश में संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़ी है और साथ ही देश में 325 जिले संक्रमण से बिल्कुल मुक्त हैं।
महाराष्ट्र के अकोला जिले से एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के अकोला जिले में क्वारंटाइन सेंटर से 30 लोगों के भागने की खबर है। जिला कलेक्टर जितेंद्र पाल सिंह ने बताया कि जिले के सुदूर स्थित क्वारंटाइन सेंटर में 30 लोग फरार हो गए हैं। इन सभी लोगों को 30 मार्च को अपने घर जाने की कोशिश करते हुए रोका गया था और क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। इनमें से कुछ श्रमिक हैं, कुछ छात्र हैं। इनमें से किसी के भी संक्रमित होने की जानकारी अभी तक नहीं चली है, लेकिन लापता लोगों की तलाश की जा रही है। एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों को गुमराह करने वाली खबर फैलाने के मामले में एक पत्रकार को गिरफ्तार किया गया था, जिसे मुंबई की अदालत ने दे दिया है। आपको बता दें कि मुंबई के बांद्रा में अचानक लाखों मजदूरों की भीड़ एक साथ स्टेशन पे आ गई थी और वे सभी मजदूर अपनी अपनी समस्याओं से परेशान थे। उन्हें भोजन की कमी थी, रहने की अव्यवस्था थी, इसलिए वो अपने अपने घर जाना चाहते थे और अचानक कुछ गलत अफवाहों को फैलने से वो एक साथ स्टेशन पे आ गए थे और पुलिस बड़ी मुश्किल से हालात पे काबू पा सकी और उन्हें वापस अपने अपने घरों में जाना पड़ा। लेकिन इस दौरान अफवाह फैलाने वाले लोगों की पुलिस कड़ाई से जांच पड़ताल कर रही थी। ये पता चला था कि कुछ अफवाह फैलने के कारण ही ये मजदूर अचानक इस तरह सड़क पे आ गए थे। अफवाह फैलने वाले लोगों को धर पकड़ करके पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। इसी दौरान एक पत्रकार को भी पकड़ा गया था, जिसे अदालत में हाजिर करके अदालत ने उसे जमानत दे दी है। उधर एक और बड़ी खबर आई है तबलीगी जमात को लेकर के। जी हाँ, आप जानते हैं कि तबलीगी जमात भारत में कोरोना वायरस फैलाने के मामले में एक बहुत बड़ी अहम कड़ी के रूप में सामने आई थी। और एक और बड़ी खबर इसी बात से आ रही है कि तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद के 2 रिश्तेदारों को, जिनका नाम है मौलाना साजिद और राशिद, इन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने इन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने विदेश यात्रा की अपनी जानकारी को छिपाया था। ये सभी लोग अफ्रीका से निजामुद्दीन होते हुए सहारनपुर आए थे। हाल ही में साजिद और राशिद दोनों को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था। 2 दिन पहले रिपोर्ट सामने आई, जिससे यूपी पुलिस ने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छिपाने के आरोप में दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। बता दें कि हाल ही में दिल्ली में तबलीगी जमात के मरकज़ में हजारों मौलानों के कारण देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं। इधर तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद के ऊपर भी ईडी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के केस फाइल किया है। और एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से। यहाँ पर भी एक समुदाय विशेष के लोगों ने मेडिकल टीम पर हमला कर दिया था। इस हमले के मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई करने का निर्णय लिया है और एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ साथ अन्य कई धाराओं में भी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि मुरादाबाद के एसएसपी अमित पाठक ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि घटना में शामिल सभी लोगों की पहचान की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि जिले के हाजी नबी वाले मस्जिद के पास इस इलाके में कोरोना पॉजिटिव के एक मरीज सरताज अली की मौत के बाद मृतक के संपर्क में आने वाले अन्य लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए मेडिकल टीम और पुलिस बुधवार दोपहर जब मुरादाबाद पहुंची थी, तब मेडिकल टीम और पुलिस वालों पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया और उनके एम्बुलेंस को भी नुकसान पहुंचाया, जिससे घटना में एक डॉक्टर समेत 5 लोग घायल हो गए थे। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस मामले में 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। आरोपियों की तलाश जारी है। मेडिकल टीम पर हमले के मामले में अभिनेता सलमान खान ने वीडियो जारी करके अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टरों पर हमले करेंगे तो कोरोना से कौन बचाएगा, किस में इतनी हिम्मत है जो अपने लोगों को कंधा दे सके। एक और बड़ी खबर आ रही है, कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज छात्रों को फीस भरने के लिए बाध्य कर रहे हैं। इसको लेकर एक बड़ी खबर है कि नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने इंजीनियरिंग कॉलेजों एवं उनसे जुड़े संस्थानों को कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान छात्रों से फीस भरने के लिए बाध्य करने और कर्मचारियों को वेतन नहीं देने के खिलाफ सख्त चेतावनी दी है और दिशा निर्देश दिया है कि इस दौरान अगर किसी को भी नौकरी से हटाया गया तो उसे तत्काल वापस लिया जाए। इसी के साथ एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है कि देश के 7 IITs ने
टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 का बहिष्कार कर दिया है। यह सभी आईआईटीज रैंकिंग में पारदर्शिता को लेकर के असंतुष्ट थे। इनका कहना है कि इस रैंकिंग में पारदर्शिता का ख्याल नहीं रखा जाता है। आईआईटीज ने बताया कि यदि टीएचई टाइम्स हायर एजुकेशन अपने मानदंडों में पारदर्शिता के बारे में भरोसा दिला पाने में सफल होता है तो अगले वर्ष पुनः इस रैंकिंग में शामिल होने पर विचार किया जाएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है चीन के बारे में। चीनी विशेषज्ञों का मानना है कि चीन में कोरोना का खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। दोबारा कोरोना वायरस का संक्रमण फैल सकता है। चीन के एक शीर्ष चिकित्सा विभाग ने चेतावनी दी है कि चीन और अन्य देशों में नवंबर में दोबारा कोरोना वायरस फैलने का खतरा है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन में एक बार दोबारा कोरोना की महामारी का खतरा फैल सकता है। जैसे जैसे सारी दुनिया में कोरोना महामारी का असर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे नवंबर माह में ठंडी बढ़ने के साथ चीन में ये खतरा दोबारा बढ़ सकता है। कोरोना महामारी के खिलाफ काम कर रही संघाई की क्लिनिक टीम का नेतृत्व कर रहे वैज्ञानिक झांग वेनहांग का कहना है कि हमें इस वायरस पर कड़ी नज़र रखनी होगी क्योंकि इसकी शुरुआत ठंड में दोबारा हो सकती है। उधर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि कोरोना वायरस महामारी से सबसे बुरे दिन जो अमेरिका में होने थे वो निकल चुके हैं। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका कोरोना वायरस की महामारी के सबसे बुरे दौर से निकल चुका है और उन्होंने कुछ राज्यों के इस महीने में फिर से खोलने का अनुमान भी जताया। पूरी दुनिया में कोरोना महामारी के कारण इस साल एशिया महाद्वीप में आर्थिक वृद्धि दर शून्य हो सकती है, ऐसी आशंका जताई है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। जी हाँ, एक बहुत बड़ी खबर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने आशंका जताई है कि पूरी दुनिया में कोरोना महामारी के कारण इस साल भयानक मंदी आ सकती है और खासकर एशिया महाद्वीप में तो आर्थिक वृद्धि दर शून्य तक पहुंच सकती है। कोरोना महामारी के कारण इस साल एशिया की वृद्धि दर शून्य रह सकती है। यदि ऐसा हुआ तो पिछले 60 साल का सबसे बुरा प्रदर्शन होगा। IMF ने इस हालात को देखते हुए कोरोना वायरस से जूझ रहे देशों को मदद करने की तैयारी कर ली है। इसके तहत कोरोना वायरस से जूझ रहे देशों को 1000 अरब डॉलर की मदद देने का निश्चय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख स्क्रीन आजा जीवा ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण सदस्य देश की भारी मांग कर रहे हैं। अप्रत्याशित तरीके से 189 सदस्य देशों में से 102 देश अब तक। एक और बड़ी खबर आ रही है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से। WHO के प्रमुख में कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई में भारत के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने भारत की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर कोरोना से लड़ने के लिए राष्ट्रीय पोलियो निगरानी नेटवर्क और अन्य फील्ड स्टाफ के व्यवस्थित इस्तेमाल की पहल पर भी जोर दिया। इसमें उन नीतियों और समाधानों का उपयोग कर जोर दिया जाएगा जिससे भारत पोलियो के खिलाफ लड़ाई जीतने में कामयाब हो सका था। बता दें कि 2014 में ही भारत पोलियो जैसी बीमारी से अपने बेहतरीन प्रयासों और इच्छा शक्ति के बल पर मुक्त हो गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन अब उसी स्ट्रेटजी का सहारा लेकर के भारत तथा पूरी दुनिया को कोरोना वायरस से मुक्त करने के प्रयास पर बल देने की बात कर रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भी बुधवार को भारत में देशव्यापी लॉकडाउन को अगले 3 मई तक बढ़ाए जाने के कदम का समर्थन किया है। IMF के एशिया प्रशांत विभाग के निदेशक चांग यूंगली ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान पत्रकारों से कहा कि आर्थिक मंदी के बावजूद सरकार ने देशव्यापी बंद को लागू किया और हम भारत के समय रहते लिए गए फैसले का समर्थन करते हैं। उन्होंने बताया कि पूरी एशिया प्रशांत क्षेत्र में कोरोना वायरस का गंभीर और अभूतपूर्व असर होगा। सन 2020 में एशिया की वृद्धि दर रुक सी जाएगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना के नियंत्रण को लेकर लागू नीतियां जब कामयाब होंगी तो 2021 में अर्थव्यवस्था में उछाल भी आ सकता है, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि कब और कैसे होगा इस समस्या का हल। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2020 में भारत के विकास दर को 1.9% रहने का अनुमान लगाया था। एक और बड़ी खबर आ रही है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि कोविड-19 का टीका ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो दुनिया को सामान्य हालात में ला सकती है। उन्होंने अफ्रीकी देशों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान
ये बात कही कि एक सुरक्षित और प्रभावी टीके का विकास ही एकमात्र वो तरीका है जो दुनिया को सामान्य स्थिति में लौटा सकता है। साथ ही उन्होंने दुनिया भर के हितधारकों से एक साथ मिलकर के 2020 के अंत तक इस टीके के विकास और विश्व भर में इसकी पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए प्रयास करने को कहा। उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र अब तक विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से 45 अफ्रीकी देशों को कोविड की जांच सुविधा प्रदान करने में सक्षम रहा है। एक और बड़ी खबर चीन से आ रही है। चीन में कोविड से लड़ने के लिए मदद देने के लिए भारत को 6,50,000 कोरोना वायरस चिकित्सा किट भेजी है। जी हाँ, बता दें, चीन ने 6,50,000 कोरोना वायरस चिकित्सा किट भेजी है। बीजिंग में भारत के दूत विक्रम मिस्त्री ने यहां पीटीआई को बताया कि चीन से खरीदी जा रही 20 लाख से अधिक जांच की टीम अगले 15 दिनों में भारत भेजी जाएगी। मिस्त्री ने बृहस्पतिवार को ट्वीट किया था कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट और आरएनए एक्सट्रैक्शन किट्स को मिलाकर के कुल 6,50,000 जांच किट्स को ग्वांगझू हवाई अड्डे से भारत के लिए रवाना किया गया। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण दुनिया भर में वेंटिलेटर्स, जांच किट और अन्य चिकित्सकीय उपकरणों की भारी मांग है, जिससे चीन एक अच्छे व्यावसायिक अवसर के रूप में देख रहा है। इसे देखते हुए चीन ने सारी दुनिया में बड़े पैमाने पर वेंटिलेटर, जांच किट व अन्य चिकित्सकीय उपकरणों की सप्लाई बढ़ाने पर व्यापक योजना बनाई है। एक और बड़ी खबर आ रही है कि कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के समय भारत का विरोध कर रहे पाकिस्तान के समर्थक तुर्की और मलेशिया ने भी भारत से कोरोना संकट में लड़ने के लिए मदद की गुहार लगाई है। जी हाँ, जब ये दोनों देश अपने घुटनों पर आ गए हैं, तुर्की और मलेशिया ने भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा को सप्लाई करने की अपील की है। बता दें कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन वही दवा है जो दुनिया भर में आज कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है और भारत इसका सबसे बड़ा निर्यातक देश है। सुपर पावर अमेरिका सहित अब तक दुनिया भर के 30 देशों ने भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात पर बैन हटाने की मांग की है। आरंभ में भारत ने केवल बांग्लादेश, भूटान और नेपाल को ही इस दवा का निर्यात करने की बात कही थी, लेकिन दुनिया भर से बढ़ती मांग को लेकर भारत ने मानवता के नाते इस प्रतिबंध को हटा दिया है और अब सुपर पावर अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों को भारत इसका निर्यात कर रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तान को अपने सबसे बेहतर मित्र बताने वाले तुर्की और मलेशिया ने भी भारत से इस दवा की मांग की है। एक और बड़ी खबर आ रही है। लॉकडाउन के दौरान जहां तमाम टीवी चैनलों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहीं इन दिनों दूरदर्शन की बहार आ गई है। लॉकडाउन के दौरान घरों में लोगों को भरपूर मनोरंजन देने के लिए सरकार ने दूरदर्शन पर रामायण, महाभारत, शक्तिमान जैसे पुराने लोकप्रिय धारावाहिकों के पुनः प्रसारण की अनुमति दी थी, जिससे दूरदर्शन की लोकप्रियता में काफ़ी इजाफा हुआ है। प्रसार भारती ने ट्वीट करके बताया कि दूरदर्शन ने लगातार 14वें सप्ताह में भी अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है। 13वें सप्ताह में जहां दूरदर्शन को 1.5 बिलियन व्यूवरशिप मिली थी, वहीं 14वें सप्ताह में 1.9 बिलियन यानी 150 करोड़ की व्यूवरशिप मिली है। एक और महत्वपूर्ण खबर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने की बात समझाने वाला एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में छोटे बच्चे एक खेल मॉडल के द्वारा बता रहे हैं कि कोरोना के चेन को कैसे तोड़ा जा सकता है। बता दें कि देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं। लॉकडाउन के अलावा वह अपनी सोशल मीडिया अकाउंट से भी लगातार इस जानलेवा बीमारी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। आज पीएम मोदी ने इस लड़ाई में अपना योगदान देने वाले तमाम लोगों को देश से परिचित करा। इस दौरान पीएम मोदी ने छोटे छोटे बच्चों का एक वीडियो भी शेयर किया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, खेल खेल में बच्चों के द्वारा कोरोना पर यह लोगों को एक बड़ी सीख है। एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने WHO पर प्रतिबंध लगा दिया था। आपको पता ही है कि अमेरिका ने WHO को चीन का हिमायती बताते हुए और कोरोना वायरस से लड़ने में दुनिया की मदद करने में असफल बताते हुए WHO की फंडिंग रोक दी थी। इस संबंध में अमेरिकी सूत्रों से पता चला है कि फिलहाल अमेरिकी प्रशासन का पूरा ध्यान अभी कोरोना वायरस से निपटने पर है। एक बार जब दुनिया इस महामारी से बाहर आ जाएगी तो WHO को पुनः फंड देने के बारे में अमेरिका फिर से विचार कर सकता है। वहीं चीन का कहना है कि अमेरिका के इस कदम से कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ने में WHO के प्रयासों पर असर पड़ेगा
और ऐसे समय में ऐसा कदम बेहद निंदनीय है। इस मामले में शुरू से ही अमेरिका और चीन बिल्कुल आमने सामने हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से। पड़ोसी देश पाकिस्तान कोरोना वायरस से लड़ने में पूरी तरह से विफल होता नजर आ रहा है। इसे लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने मेडिकल एडवाइजर जफर मिर्जा को कड़ी फटकार लगाई है। बता दें कि पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 6,870 तक जा पहुंची है। इस बीच पाकिस्तान के शीर्ष अदालत ने कोरोना मामले में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर सवाल पूछे जाने पर सरकार के स्वास्थ्य सलाहकार डॉक्टर जफर मिर्जा की ओर से उचित जवाब नहीं दिए जा सकने के कारण स्वास्थ्य सलाहकार के पद से हटाए जाने का हुक्म दिया था। कोर्ट के फैसले पर भड़के इमरान खान ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने और कोरोना के फैलने को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में सही जवाब कोर्ट को न बता पाने के कारण जफर मिर्जा को कड़ी फटकार लगाई है। एक और बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना की जांच के लिए वैज्ञानिकों ने एक नए तरह के किट का आविष्कार किया है, जिससे कोरोना के संक्रमण को और सटीकता के साथ कम से कम समय में बताया जा सकता है। फोटो थर्मल सेंसिंग पर आधारित इस टेस्ट के माध्यम से कोरोना का पता जल्दी और अधिक सटीकता से लगाया जा सकता है, जिससे दुनिया भर में कोरोना के जांच में और तेजी आएगी। बता दें कि अब तक कोरोना की जांच पॉलीमर चेन रिएक्शन पीसीआर टेस्ट के आधार पर किया जाता था, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने फोटो थर्मल सेंसिंग पर आधारित टेस्ट तैयार किया है, जिससे और तेजी से कोरोना की जांच संभव हो सकेगी। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में वैज्ञानिकों ने इस मोनिक फोटो थर्मल सेंसिंग पर आधारित किट का आविष्कार किया है। आगे कुछ खेल समाचारों में कोरोना वायरस महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए अगले 3 मई तक जबकि लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने गुरुवार को इंडियन प्रीमियर लीग 2020 को आगामी सूचना तक स्थगित कर दिया है, जिसकी सूचना फ्रेंचाइजीज को कुछ दिन पहले ही दी गई थी। इधर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी तमाम क्रिकेट स्टाफ को कोरोना के कारण वित्तीय संकट के चलते हटा दिया है, लेकिन अक्टूबर-नवंबर में T20 विश्व कप और उसके बाद भारतीय टीम के दौरे के प्रति ऑस्ट्रेलिया अभी भी आशान्वित है। इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि लॉकडाउन 3 मई तक जो बढ़ाया गया है, इसके लिए सरकार ने फ्रेश और नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन के अनुसार कुछ व्यवसायों को छूट मिलेगी, कुछ गतिविधियों को छूट मिलेगी और कुछ को पूर्ववत यथावत लॉकडाउन में रखा जाएगा, लेकिन यह छूट 20 अप्रैल के बाद मिलेगी। 20 अप्रैल तक सरकार इस बात को देखेगी कि कोरोना के हॉटस्पॉट कहां कहां और बढ़ रहे हैं, कहां नहीं बढ़ रहे हैं। जहां पर कोरोना का हॉटस्पॉट चिन्हित होंगे वहां इन गतिविधियों के लिए छूट नहीं दी जाएगी, और जहां पर कोरोना के कोई भी नए केस सामने नहीं आएंगे वहीं इन गतिविधियों के लिए छूट दी जाएगी। और क्या क्या छूट इसमें शामिल है, कौन कौन सी गतिविधियां हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें से छूट दिए जाने की संभावना है, इन सब के लिए एक नई गाइडलाइंस दी गई है, जो पूरे विस्तार से हम अगले वीडियो में बताएंगे, जिसका लिंक इसके सब्सक्रिप्शन में दिया जाएगा, इस चैनल के साथ दिया जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले वीडियो को आप समय से देख सकें। इसी के साथ आज का समाचार यहीं पे समाप्त होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि सबसे पहले आप देश और दुनिया के तमाम ताज़ा तरीन समाचारों से अपडेट हो सकें। धन्यवाद।